Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. So, लास्ट क्लास में हम लोग फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो इंटरपोलेशन टेक्निक के लिए फाइनाइट डिफरेंस जरूरी है, तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में। और फॉरवर्ड डिफरेंस बेसिकली क्या था? नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। कोई भी ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, उसमें क्या होता है? नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। तो सिमिलरली जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस डिफाइन करते हैं, वैसे बैकवर्ड डिफरेंस भी डिफाइन करते हैं। ओके, तो बैकवर्ड डिफरेंस का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस क्या था? नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो बैकवर्ड डिफरेंस मतलब पीछे की तरफ, बैकवर्ड है तो प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। अभी कुछ देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, मतलब ये कैलकुलेशन एक ही है। अल्टीमेटली हम कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस में जो नोटेशन यूज होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो आपको ये डेटा पॉइंट्स गिवन है, एक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंट्स है, एक्स नॉट, एक्स वन अप टू एक्स एन इक्वली स्पेस्ड है। जो एक्स के वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस्ड है, और कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के वैल्यूज है वाई नॉट, वाई वन एंड सो ऑन। वाई का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू इक्वली स्पेस्ड होना जरूरी नहीं है, एक्स का वैल्यू इक्वली स्पेस्ड है। ना देखिए यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस, इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ वाई, y के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। फॉरवर्ड डिफरेंस में भी हम क्या कर रहे थे? y के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, यहां पे भी वही कर रहे हैं। लेकिन यहां पे देखिए बैकवर्ड, फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला ये लिखा गया है। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो किसका है? वाई आर, मतलब सफिक्स में आर है। ध्यान रखिएगा ये जो है ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है। जो हम आर बोलते हैं ना, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट वैल्यू को कॉरिस्पॉन्डिंग है। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई आर, आर जो है वो प्रेजेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग नोटेशन है। तो राइट हैंड साइड में जो वाई आर है, वाई आर को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज आर कॉरिस्पॉन्ड्स टू प्रेजेंट वैल्यू। माइनस वाई आर माइनस वन। तो आर अगर प्रेजेंट वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग है तो आर माइनस वन का मतलब क्या होगा? प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू ऑफ वाई। तो हम यहां पर वाई के वैल्यू के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ वाई, और ये वाई आर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, और इस केस में जो आर है, आर स्टार्ट कहां से होगा? फॉरवर्ड डिफरेंस में आर जीरो से स्टार्ट हो रहा था, यहां पे आर जो है वो एन से स्टार्ट होगा, एन, एन माइनस वन एंड सो ऑन, जहां तक जाए पीछे से स्टार्ट करेंगे, मतलब एंड से स्टार्ट करेंगे। और ये एन कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे वाई नॉट, वाई वन कहां तक है? वाई एन तक है, ये एन से हम स्टार्ट करेंगे। सपोज क्वेश्चन में ये वाई फाइव तक रहता है, सपोज वाई वन, वाई टू, ऐसे वाई फाइव तक है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 5 4 3 2 ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो ये जितने डेटा पॉइंट्स गिवन है वहां से आपको एन के बारे में आइडिया लगेगा। तो आर का वैल्यू एन से स्टार्ट होता है। ओके, तो y के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस बिटवीन
कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। यहां पे किसका वैल्यू ले रहा है? फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस का। देखिए ये क्या है, लुक एट द पॉइंटर, ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस ये क्या है? प्रीवियस वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस प्रीवियस वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, इट विल बी सेकंड ऑर्डर, सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस। मैं बार बार फॉरवर्ड बोल रहा हूं, बैकवर्ड डिफरेंस। यह है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस और यह है प्रीवियस वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, इक्वल टू क्या आएगा? सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। तो यहां पर भी प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, किसका? फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। तो वहां से हमें सेकेंड ऑर्डर पता चलेगा। फिर सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस पता चलेगा। तो इस तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। पर ध्यान रखिएगा, जो कैलकुलेशन हम फॉरवर्ड डिफरेंस में कर रहे थे सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा नोटेशन अलग है जी यूज होगा। अभी कुछ देर बाद आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूं सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे फॉर्म करते हैं वो डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में पढ़ा था। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, तो यहाँ पे x के वैल्यूज गिवन है। सपोज यहाँ पे 5 वैल्यूज है, x0, x1 अप टू x4, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, सेम मेथड ट्रू है। तो ये x के वैल्यूज है और ये y के वैल्यूज है। ये जो डिफरेंट नोटेशन यहाँ पे यूज किए गए हैं, x1 इक्वल टू दिस, y1 इक्वल टू दिस, इसके बारे में लास्ट क्लास में मेंशन किया गया था। तो x के ये वैल्यूज है और y के ये वैल्यूज है, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे। नाउ यहां पे आप नोटिस करो, y के जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस है वही हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में भी हमने यही कैलकुलेट किया था। देखिए y1 माइनस y0, y2 माइनस y1 एंड सो ऑन। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो सेम है। y के बीच में जो डिफरेंस है वो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। ओके, नोटेशन आप नोटिस कीजिए, बैकवर्ड डिफरेंस जो है उसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो अगर हम y0 माइनस y1 माइनस y0 की बात करें, इस डिफरेंस की बात करें, इसमें y1 क्या होगा? ये होगा प्रेजेंट वैल्यू और y0 क्या होगा? प्रीवियस वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, और इस तरफ क्या आता है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग सफिक्स आएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है? y1, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी y1 है। फॉरवर्ड डिफरेंस में ये डिफरेंट था। फॉरवर्ड डिफरेंस में इसको क्या मान रहे थे? इसको मान रहे थे नेक्स्ट वैल्यू, इसको मान रहे थे प्रेजेंट वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग सफिक्स आता है। तो प्रेजेंट वैल्यू y1 माइनस y0 इज द प्रीवियस वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू y1 है, उसके वही सफिक्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। सेकंड देखिए y2 माइनस y1, y2 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, y1 क्या है? प्रीवियस वैल्यू। तो y2 इज प्रेजेंट वैल्यू, y1 इज प्रीवियस वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू y2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी y2 आया है। लेफ्ट हैंड साइड में जो हम बैकवर्ड डिफरेंस लिखते हैं वो किसके कॉरिस्पॉन्डिंग है? प्रेजेंट वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग, राइट। कैलकुलेशन पार्ट सेम है। ये जो कैलकुलेशन है, जो डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जैसा ही है। जब आप ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो आएगा बैकवर्ड डिफरेंस में भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे नोटेशन जो है, कुछ सफिक्स है, ये डिफरेंट है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है वो भी डिफरेंट हो जाता है, वो डिस्कस करेंगे। यहां पे जैसे बताया गया था, जो r है, r स्टार्ट कहां से होता है? n से। यहां पे n का वैल्यू क्या है? देखिए लास्ट एंट्री क्या है?
n इक्वल टू 4, पता चल रहा है ना यहां से, n इक्वल टू 4, तो r स्टार्ट कहां से होगा, 4 से, 4 3 2 1, 4 ही डिफरेंसेस आएंगे, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, r मतलब ये सफिक्स बोल रहे हैं, देखिए r इक्वल टू 4, नीचे से स्टार्ट करेंगे, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 1, r मतलब इस सफिक्स की बात कर रहे हैं, 4 3 2 1। फॉरवर्ड डिफरेंस में ऊपर से स्टार्ट करते थे 0 से, बैकवर्ड में नीचे से स्टार्ट करेंगे 4 से, 4 मतलब n से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1। सिमिलरली जो फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है उनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। कैलकुलेशन पार्ट सेम, सिर्फ देखिए नोटेशन डिफरेंट है। यहां पर ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड में जो सफिक्स होता है वो किसका कॉरिस्पॉन्डिंग होता है, प्रेजेंट वैल्यू का कॉरिस्पॉन्डिंग। तो यहां पे देखिए y2 आया है, बिकॉज जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें क्या है y2, तो यहां पर भी y2 आया है, ऐसे बाकी भी लिखे गए हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू यहां पे क्या है, y3 के कॉरिस्पॉन्डिंग है, लेफ्ट हैंड साइड में भी y3 आया है। यहां पे r के वैल्यूज क्या होंगे, यहां पे r के वैल्यूज कहां स्टार्ट होंगे, 4 से, n से, 4 3 2, तीन डिफरेंसेस है, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2, एंड सेम इन द लास्ट वन। सेकेंड ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है। यहाँ पे दो डिफरेंसेस आएंगी, r का वैल्यू 4 एंड 3। r का वैल्यू ऑलवेज n से स्टार्ट करेंगे, नीचे से पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो 4 3, दो ही डिफरेंसेस है, तो 4 और 3 आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें? ना जैसे लास्ट क्लास में भी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए बताया गया था, x को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, एंड y को क्या बोलते हैं, फंक्शन और द एंट्री, जो इससे डेटा पॉइंट्स गिवन है। एंड बैकवर्ड डिफरेंस में लीडिंग टर्म कौन सा होगा, बैकवर्ड डिफरेंस में लीडिंग टर्म जो लास्ट एंट्री है वो, ये लीडिंग टर्म है y4, जो लास्ट एंट्री है। फॉरवर्ड डिफरेंस में जो फर्स्ट एंट्री था वो लीडिंग टर्म था, यहां पर जो लास्ट एंट्री है वो लीडिंग टर्म है। बिकॉज जब हम बैकवर्ड डिफरेंस यूज करके इंटरपोलेशन के रिगार्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो ये लीडिंग टर्म ही यूज होगा। और देखिए y4 है ना लीडिंग टर्म, लास्ट एंट्री, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो बैकवर्ड डिफरेंसेस आएंगी ये लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस में हम फर्स्ट एंट्री लेते थे, बैकवर्ड डिफरेंस में हम लास्ट एंट्री लेंगे। ठीक है, ये लास्ट एंट्री है y4, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये बैकवर्ड डिफरेंसेस है, यही चीज नीचे लिखा गया है। These are the leading backward differences. ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। आई थिंक क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, इसमें शिफ्ट ऑपरेटर भी यूजफुल है इन न्यूमेरिकल टेक्निक्स, जो फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। और हम देखेंगे ये शिफ्ट ऑपरेटर जो है ना,
इट इज सिमिलर टू द ट्रांसलेशन ऑपरेटर जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर होता है वो बेसिकली शिफ्ट ऑपरेटर ही है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर का बेसिकली मतलब क्या है, देखिए जो लिखा गया है, शिफ्ट ऑपरेटर ई इज डिफाइंड एज, जो शिफ्ट ऑपरेटर ई है उसको अगर आप एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, एफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स से एक्स प्लस एच। यहाँ पे अमाउंट ऑफ शिफ्ट क्या है, एच। एक्स के वैल्यू, एक्स में जो चेंज हो रहा है, शिफ्ट मतलब एक्स में जो चेंज है, तो अमाउंट ऑफ शिफ्ट क्या है, एच। तो एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट करेगा और ये किस में चेंज कर देगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इन सिंपल लैंग्वेज इसका मतलब ये है, जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू, पास्ट मतलब प्रीवियस वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू इसकी बात कर रहे थे, सिंपल मतलब ये है जो शिफ्ट ऑपरेटर है इसको अगर आप प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज मतलब ये है, अगर आप शिफ्ट ऑपरेटर को प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें, प्रेजेंट वैल्यू को हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, वाई आर। इसके ऊपर अगर आपने शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट किया तो नेक्स्ट वैल्यू होगा वाई आर प्लस 1। ऊपर जो लिखा गया है बेसिकली यही है, एफ एक्स पे ऑपरेट करेगा तो एफ एक्स प्लस एच देगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे ऑपरेट करेगा तो नेक्स्ट वैल्यू देगा। ठीक है, नाउ जैसे मैंने बोला शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग है, और यहाँ पे तो हम 1D की बात कर रहे हैं, एक्स एक ही वेरिएबल है। तो ट्रांसलेशन जो है वो तो पॉजिटिव एक्स का लॉन्ग भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स का लॉन्ग भी हो सकता है ना, जैसे एक्स से एक्स प्लस ए भी हो सकता है, एक्स माइनस ए भी हो सकता है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ऑपरेट किया तो क्या देगा, प्रीवियस वैल्यू, मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। ये भी शिफ्ट ऑपरेटर है लेकिन किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, पीछे की तरफ। ट्रांसलेशन जो है वो तो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स किसी भी अलॉन्ग हो सकता है ना। तो सिमिलरली ये जो शिफ्ट है, सॉरी प्रीवियस शिफ्ट जो है वो नेक्स्ट वैल्यू पे भी कर सकता है या प्रीवियस वैल्यू पे भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा यहां पर अगर ई इनवर्स, ये भी शिफ्ट ऑपरेटर ही है, अल्टीमेटली पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये अगर वाई आर इसके ऊपर ऑपरेट करे तो क्या देगा, प्रीवियस वैल्यू वाई आर माइनस 1। तो शिफ्ट जो है वो आगे की तरफ भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है। जैसे ट्रांसलेशन पॉजिटिव एक्स के अलोंग भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स के अलोंग भी हो सकता है। और एच यहाँ पे क्या है, एच जो है वो अमाउंट ऑफ शिफ्ट है। और जैसे हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस में डिस्कस किया था, ये जो वाई आर और वाई आर प्लस 1 है, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एक्स के वैल्यूज होते हैं उनमें डिफरेंस कितना होता है, एच ही तो होता है ना, इक्वली स्पेस लिया गया था। वाई आर के कॉरिस्पॉन्डिंग जो एक्स का वैल्यू होगा और वाई आर प्लस 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो एक्स का वैल्यू होगा, उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, एच। वही यहाँ पे अमाउंट ऑफ शिफ्ट है। तो शिफ्ट ऑपरेटर अगर एक बार ऑपरेट करते हैं तो वो प्रेजेंट वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू में चला जाएगा, मतलब शिफ्ट कितना होगा, एच। ऐसे अगर आप एक बार ऑपरेट ना करके एन टाइम्स ऑपरेट करते हैं, एक बार ऑपरेट ना करके एन टाइम्स ऑपरेट करते हैं, ई टू दी पावर एन का मतलब क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर को आपने एन टाइम्स ऑपरेट किया है, तब अमाउंट ऑफ शिफ्ट क्या होगा, एन एच।
तो इसका मतलब है ऑपरेट, कोई भी ऑपरेटर के पावर में कुछ रहने का मतलब यही होता है, ऑपरेट शिफ्ट ऑपरेटर n टाइम्स। ये तो क्वांटम आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है, वहां पे तो ऑपरेटर की बात होती है, पावर का मतलब है उतनी बार ऑपरेट कर रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेटर n टाइम्स। और इस केस में अमाउंट ऑफ शिफ्ट कितना होगा, NH। बस एक बार शिफ्ट करते हैं, मतलब एक बार ऑपरेट करते हैं तो H अमाउंट शिफ्ट होता है, n टाइम्स अगर आप शिफ्ट करेंगे तो NH शिफ्ट होगा। तो अमाउंट ऑफ शिफ्ट in X is NH। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ये तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इनका मैथमेटिकल फॉर्म क्या आता है भी बताएंगे। शिफ्ट ऑपरेटर जो है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर होता है उसको आप लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के टर्म्स में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ सम लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। तो यहां पर भी वही रिलेशन आएगा और वो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ सेम होगा जब क्वांटम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज होता है, ऐसा नहीं है जो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कोई नया मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, जो ये एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स है उन्हीं को क्वांटम मैकेनिक्स में अडॉप्ट किया गया था। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा, ठीक है, उसके साथ शिफ्ट ऑपरेटर का रिलेशन। तो जो यहां पे लिखा गया है E इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, डेल्टा इज द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये रिलेशन है। ये आया कहां से, जस्ट अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो डेफिनेशन है वो यूज करें। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर आप इफेक्ट्स पे ऑपरेट करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है। ये क्या होता है, ये होता है नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, यही होता है ना, ये हमने डिस्कस किया था। अब आप यहां पे बताइए, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, इसको क्या हम ई मतलब शिफ्ट ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ एक्स नहीं लिख सकते? अगर आप एफ ऑफ एक्स के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तब भी तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ही आता है, जो लास्ट स्लाइड में डिफाइन किया गया था। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम लिख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ एक्स, माइनस सेकेंड पार्ट को एज इट इज रख दे। तो यहां से देखो आपको फाइनल रिलेशन जो मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ एक्स, और राइट हैंड साइड E माइनस 1 एक्टिंग ऑन एफ एक्स। 1 का बेसिकली मतलब है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये मत सोचिए 1 नंबर है, बिकॉज हम यहाँ पे ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो 1 का मतलब बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर आएगा। तो दोनों तरफ कंपेयर करके आपको रिलेशन मिल जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू E माइनस 1, वहां से आप आसानी से लिख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर E इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। 1 मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर। बेटर है ऐसे लिखना, बिकॉज 1 मीन्स इट इज I प्लस डेल्टा। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में ये रिलेशन है। सिमिलरली आप शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में भी रिलेशन पता कर सकते हैं।
बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ एक्स क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, ये है ना। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट करने का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू माइनस ये क्या है, ये प्रीवियस वैल्यू तो है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच का मतलब क्या है, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए इसको शिफ्ट ऑपरेटर में आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज एफ एक्स, सेकेंड पार्ट जो है ये प्रीवियस वैल्यू है। प्रीवियस वैल्यू का मतलब है इसके ऊपर क्या ऑपरेट कर रहे हैं, ई इनवर्स एक्टिंग ऑन एफ एक्स। बस इनवर्स ऑपरेट करने का मतलब क्या है, वो प्रीवियस वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ई इनवर्स एफ एक्स पे ऑपरेट कर रहा है, एफ एक्स क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट पे अगर आप ई इनवर्स ऑपरेट करें तो क्या देगा, प्रीवियस वैल्यू तो देगा। एफ एक्स प्रेजेंट वैल्यू है, आपने ई इनवर्स ऑपरेट किया तो क्या आएगा, प्रीवियस वैल्यू। इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एच के बदले ये लिखा गया। तो यहां से आप चेक करके देखिए, रिलेशन आएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्लियर, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर और डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के बीच में रिलेशन, और ये जो है यही बेसिकली शिफ्ट ऑपरेटर का मैथमेटिकल फॉर्म है। यू कैन से शिफ्ट ऑपरेटर को हम डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख सकते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर ई टू द पावर एच कैपिटल डी क्या है, डेरिवेटिव ऑपरेटर, द डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। डी कैपिटल डी मींस डी डी एक्स, एंड जो एच है ये तो अमाउंट ऑफ शिफ्ट है। So this is nothing but the mathematical representation of shift operator. ठीक है, ना क्वेश्चन आता है जब यहां पर ये शिफ्ट ऑपरेटर को ऐसे एक्सपोनेंशियल ऑफ एच डी क्यों लिख रहे हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करना। हम देखेंगे ये जो ई टू दी पावर एच डी ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को भी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो नेक्स्ट वैल्यू में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ई टू दी पावर एच डी को अगर आप प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो नेक्स्ट वैल्यू में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन पार्ट। ये सेम कैलकुलेशन आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांसलेशन ऑपरेटर के लिए करते हैं। तो ई टू दी पावर एच डी, इसको हम बोल रहे हैं शिफ्ट ऑपरेटर। सपोज हमने इसको एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट किया, एफ ऑफ एक्स क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा, e to the power hd, d is a operator, इसका सीरीज एक्सपेंशन i plus hd plus h square by 2 factorial d square and so on। जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ ए मैट्रिक्स लिखते हैं वैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ ए ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को हम मैथमेटिकली मैट्रिक्स के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज
और ऑपरेटर के जो प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिकल है। ये एक्सपोनेंशियल का सीरीज एक्सपेंशन है, ये ऑपरेट करेगा एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो टर्म बाय टर्म ऑपरेट करते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर, अगर आई ऑपरेट करेगा सेम फंक्शन प्लस एच, कैपिटल डी ऑपरेट करने का मतलब क्या है, एक बार डेरिवेटिव प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। डी स्क्वायर ऑपरेट करने का मतलब क्या है, 2 बार डेरिवेटिव। तो जस्ट हमने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल का सीरीज एक्सपेंशन किया है एंड फंक्शन के ऊपर टर्म बाय टर्म ऑपरेट कर दिया। कैपिटल डी का मतलब डेरिवेटिव। यहाँ पे जैसे कैपिटल डी है तो कैपिटल डी ऑपरेट करने का मतलब है फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव। डी स्क्वायर ऑपरेट करने का मतलब है फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ओके, नाउ ये क्या कोई स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है? ये एक्सपेंशन आया है ये एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है जो हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में ही पढ़ा है इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और वो सीरीज एक्सपेंशन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी ट्रू था और रियल फंक्शन के लिए भी ट्रू था। यहां पे तो रियल फंक्शन है, राइट। टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये बेसिकली टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। जब हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस किया था तब देखेंगे दिस इज नथिंग बट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x प्लस h। किसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, f ऑफ x प्लस h का, किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट x। टेलर सीरीज एक्सपेंशन में एक फंक्शन होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है। तो किसका एक्सपेंशन है, f ऑफ x प्लस h का। तो फॉर्मूले जब रिप्लेस करेंगे फंक्शन के बदले क्या होगा, f ऑफ x प्लस h, और किसके अबाउट एक्सपेंशन है, x के अबाउट एक्सपेंशन है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था z नॉट के अबाउट एक्सपेंशन है, तो z नॉट के बदले यहाँ पे क्या है, x के अबाउट एक्सपेंशन है। So this is nothing but the Taylor series expansion of f of x plus h about x. So this will be equal to nothing but f of x plus h. जैसे स्टैंडर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो रिप्लेस कीजिए, यूज कीजिए। वो जो f ऑफ z था, मैं कहता हूं f ऑफ z जो है, f ऑफ z के बदले क्या है, f ऑफ x प्लस h। f ऑफ z के बदले होगा f ऑफ x प्लस h, और जो z नॉट था z नॉट के बदले x। ठीक है, मतलब जहां जहां पे z होगा z के बदले x प्लस h लिख दीजिए, और जहां जहां पे z नॉट होगा उसके बदले x लिख दीजिए। जो टेलर सी एक्सपेंशन हमने डिस्कस किया था, x प्लस h ये z के बदले लिखेंगे, और जो z नॉट था उसके बदले x किया जाएगा। ओके, तो हमने स्टार्ट कहां से किया, f ऑफ x जो प्रेजेंट वैल्यू था उसके ऊपर हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में जो ऑपरेटर है e टू द पावर hd ये ऑपरेट किया, और इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ x प्लस h। अब बताइए f ऑफ x प्लस h क्या नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो e टू द पावर hd को जब आपने f ऑफ x पे ऑपरेट किया तो हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ x प्लस h। सो नेक्स्ट वैल्यू ये है ये। तो ये e टू द पावर hd कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर का काम भी यही है, शिफ्ट ऑपरेटर प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करता है और उसको नेक्स्ट वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो दिस e टू द पावर hd इज शिफ्ट ऑपरेटर।
एफ एक्स को एफ एक्स प्लस एच में चेंज कर रहा है। ऐसे ही अगर आप e टू दी पावर एच डी ना लेके e टू दी पावर माइनस एच डी लेते हैं और ये सेम कैलकुलेशन रिपीट करें तो यह आ जाएगा f ऑफ x माइनस एच, ये प्रीवियस वैल्यू में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये भी शिफ्ट ऑपरेटर है लेकिन ये पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा है प्रीवियस वैल्यू पे। जैसे यहां पे हमने एक्सपोनेंशियल का सीरीज एक्सपेंशन लिखा, यहां पे भी e टू दी पावर माइनस एच डी, इसका पहले सीरीज एक्सपेंशन लिखिए। चेंज क्या होगा e टू दी पावर माइनस एच डी में, और यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। तो e टू दी पावर माइनस एच डी का एक्सपेंशन लिखिए और फिर उसको एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कीजिए, वो फिर से एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो e टू दी पावर प्लस एच डी ऑपरेट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू में ट्रांसफॉर्म होगा। e टू दी पावर माइनस एच डी ऑपरेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्रीवियस वैल्यू में ट्रांसफॉर्म होगा। दोनों शिफ्ट ऑपरेटर्स है, एक आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, दूसरा e टू दी पावर माइनस एच डी पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ओके, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो लास्ट स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया, e टू दी पावर एच डी, इसको जब आप एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच नेक्स्ट वैल्यू। तो यहां से हमने बोला जो शिफ्ट ऑपरेटर है कैपिटल ई, उसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर एच डी, एंड e टू दी पावर माइनस एच डी, इसको जब एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो शिफ्ट ऑपरेटर इज e टू दी पावर माइनस एच डी, सॉरी ये इनवर्स है, ई इनवर्स पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये दो टाइप के शिफ्ट ऑपरेटर्स है। नाउ इसको अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर है उनके साथ रिलेट करें, जैसे मैंने बोला था ये दोनों सेम ही है, जिसको हम शिफ्ट ऑपरेटर बोल रहे हैं उसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांसलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। इस तरीके से देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन ऑपरेटर जो है वो है e टू दी पावर, ट्रांसलेशन ऑपरेटर टी कैप इज e टू दी पावर और एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स कैप a upon h cut. This is a translation operator in one dimension. ठीक है, इसके इनवर्स भी होता है तो बताएंगे, ये है। ठीक है, अब बताइए ये ऑपरेटर जो यहां पे लिखा गया है, अगर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, एक्सपोनेंशियल आयोटा एंड पी एक्स कैप को क्या लिख सकते हैं, पी एक्स कैप को लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट डी डी एक्स। ये होता है लिनियर मोमेंटम ऑपरेटर इनटू ए बाई एच कट, ये तो कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब आप यहां पे नोटिस करो एच कट कैंसिल करेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर 1 बन जाएगा और इट विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए डी डी एक्स, माइनस आयोटा स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स में आप ट्रांसलेशन ऑपरेटर ये पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, जस्ट हमने क्या किया है, पीएक्स कैप को
जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिख दिया, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा e टू द पावर आयोटा डी dx कैप। अब मुझे यहाँ पे बताइए, ये जो ऑपरेटर है जो क्वांटम में पढ़ते हैं और अभी जो हमने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा, उसका फॉर्मेट तो सेम ही है। ये तो सिमिलर फॉर्मेट का ही है। यहाँ पे अगर आप देखें h क्या होता है, अमाउंट ऑफ शिफ्ट, यहाँ पे a क्या है, अमाउंट ऑफ शिफ्ट, h के बदले क्या है, a, सम कांस्टेंट क्वांटिटी अमाउंट ऑफ शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो कैपिटल D है वो तो डी dx को ही रिप्रेजेंट करता है। जो कैपिटल D है उसका मतलब क्या है, डी dx ही तो है। तो जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हम ये शिफ्टिंग ऑपरेटर लिख रहे हैं और क्वांटम में जो आप ये ट्रांसलेशन ऑपरेटर पढ़ते हैं, कुछ डिफरेंस थोड़ी ना है। ये जस्ट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे डेरिवेटिव में लिख के लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में लिखा जाता है, और लीनियर मोमेंटम अल्टीमेटली डी dx से तो रिलेटेड है। तो ट्रांसलेशन ऑपरेटर को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, बेसिकली ये फॉर्मेट बनेगा, एंड दिस फॉर्मेट इज सेम एज शिफ्टिंग ऑपरेटर जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो ऑपरेटर है ट्रांसलेशन ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा px a बाई h कट, इसको अगर आपने साई ऑफ x के ऊपर ऑपरेट किया, हमने इसको ऑपरेट किया तो क्या हो जाएगा, साई ऑफ x प्लस ए। जैसे f ऑफ x प्लस h बन रहा था, ये साई ऑफ x प्लस ए बन जाएगा। सेम मैथमेटिक्स जो पिछले स्लाइड में बताया गया, साई ऑफ x के बदले f ऑफ x था और साई ऑफ x प्लस ए के बदले f ऑफ x प्लस h था। ये साई ऑफ x क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। साई ऑफ x प्लस ए क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है। ऐसे अगर आप रिलेट करने की कोशिश करें, इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। इनवर्स क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पी एक्स कैप ए बाई एच कट, साई एक्स, और ये बन जाएगा साई एक्स माइनस ए, प्रीवियस वैल्यू पे चला जाएगा अगर हम न्यूमेरिकल टेक्निक से रिलेट करते हैं तो। ये शिफ्ट ऑपरेटर का जो इनवर्स बताया गया था ना, ई इनवर्स, वो ये है। ठीक है, जो टी कैप इसका जो इनवर्स है, दैट इज सेम एज ई इनवर्स, दैट इज e टू द पावर माइनस एच डी। क्लियर? तो यहां पे जो शिफ्टिंग ऑपरेटर है वही क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांसलेशन ऑपरेटर है। किसी ने क्वेश्चन किया है, ये जो ऑपरेटर है ये क्या आइगेन वैल्यू को इफेक्ट करेगा या सिर्फ आइगेन फंक्शन को इफेक्ट करेगा? ये डिपेंड करता है साई ऑफ एक्स किसका आइगेन फंक्शन है। ये एनर्जी का आइगेन फंक्शन है, पोजीशन का आइगेन फंक्शन है, किस चीज का आइगेन फंक्शन है? ठीक है, किस चीज का आइगेन फंक्शन है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन साई एक्स जो है ये एनर्जी का भी हो सकता है, पोजीशन का भी हो सकता है। ठीक है ना, नॉर्मली ये जो चेंज हो रहा है वो पोजीशन में चेंज होगा। ये नॉर्मली जो चेंज हो रहा है ये पोजीशन में चेंज होगा। साई अगर पोजीशन का आइगेन फंक्शन है तो पोजीशन के आइगेन वैल्यू में चेंज होगा। साई अगर एनर्जी का आइगेन फंक्शन है तो पोजीशन के एवरेज वैल्यू में चेंज होगा। ये डिपेंड करता है साई किसका आइगेन फंक्शन है। साई अगर पोजीशन का आइगेन फंक्शन है तब तो पोजीशन के आइगेन वैल्यू में चेंज होगा, बिकॉज जब पोजीशन का आइगेन फंक्शन होगा तभी तो हम पोजीशन के आइगेन वैल्यू की बात करेंगे। तो साई अगर पोजीशन का आइगेन फंक्शन है तब पोजीशन के आइगेन वैल्यू में चेंज होगा। लेकिन साई अगर एनर्जी का आइगेन फंक्शन है, एनर्जी आइगेन फंक्शन में तो हम पोजीशन आइगेन वैल्यू की बात नहीं करते ना। तो एनर्जी आइगेन फंक्शन में किस में चेंज होगा, पोजीशन के एवरेज वैल्यू में, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोजीशन में चेंज होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है साई क्या है। अगर पोजीशन का आइगन फंक्शन है तो पोजीशन का आइगन वैल्यू में चेंज होगा, एनर्जी का आइगन फंक्शन है तो पोजीशन के एक्सपेक्टेशन वैल्यू में चेंज होगा। बस यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो बेसिकली किसको चेंज कर रहा है, एक्स को चेंज कर रहा है। एक्स मतलब पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो जो भी चेंज होगा वो पोजीशन के आइगन वैल्यू में या पोजीशन के एक्सपेक्टेशन वैल्यू में चेंज होगा। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। आई थिंक क्लियर एवरीवन। सो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंसेस कैलकुलेट किए, जैसे कुछ नंबर्स गिवन थे उनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट किया y के कॉरिस्पॉन्डिंग, तो उसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पता चल गया। अब ऐसा भी हो सकता है जब आपको एक फंक्शन गिवन हो और उसका फॉरवर्ड डिफरेंस पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा अगर फंक्शन भी है तब भी फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम ही होता है। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी तक हमने जो फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किया है उसमें कुछ नंबर्स गिवन थे, एक्स गिवन था, वाई गिवन था, वाई के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस था उसको हम फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस बोल रहे थे। ऐसे हम फंक्शन के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्या है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस, सॉरी नॉट प्रेजेंट, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो जो फॉर्मूला नंबर्स के लिए हम यूज कर रहे थे वो सेम फॉर्मूला आप फंक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलरली बैकवर्ड डिफरेंस भी पॉसिबल है कैलकुलेट करना। यहां पे मैं जस्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए बता रहा हूं, द सेम इज ट्रू फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑल्सो। नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक फंक्शन का अगर फॉरवर्ड डिफरेंस पूछा जाए तो। सपोज फंक्शन हमारे पास है sin 3x, इसका फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सपोज फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस की पहले बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ये होता है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये फॉर्मूला है। यहां पे f ऑफ x क्या है, sin 3x। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ sin 3x इक्वल टू क्या है, f ऑफ x प्लस एच। तो x के बदले क्या रिप्लेस होगा, x प्लस एच। तो x के बदले अगर आप x प्लस एच रिप्लेस करते हैं तो देखिए आएगा sin 3x प्लस 3h, x के बदले x प्लस एच माइनस एफ एक्स तो है sin 3x। ठीक है, तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला अगर आप यूज करें तो 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस b बाई 2, तो 3x प्लस 3x 6x बाई 2, सो 3x प्लस 3h बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2।
तो साइन होगा साइन ए माइनस बी बाई टू होगा 3h बाई टू। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो जैसे नंबर्स का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं वैसे आप फंक्शन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूलेज है वो आप यूज कर लेंगे। यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी था, उसको हमने लिखा 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ साइन 3x। साइन 3x फंक्शन था, उसका फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ये है। ठीक है ना? ऐसे अगर सेकेंड ऑर्डर पूछा जाए तो सेकेंड ऑर्डर अगर पूछा जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, इसका मतलब है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो क्या होगा ये? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है? ये जो यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया वो अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। तो 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू ये यूज किया है। साइन ए माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला है। तो यहां पे अगर हम लिखे सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन साइन 3x, तो ये देखिए क्या है? यह है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब हमने ऑलरेडी कैलकुलेट इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन क्या होगा ये? यहां पे जो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आया था उसमें x के बदले क्या रिप्लेस होगा? x प्लस h। जो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है जो हमने अभी कैलकुलेट किया, दिस वन, इसमें x के बदले क्या रिप्लेस होगा? x प्लस h। रिप्लेस करते हैं, 2 cos x के बदले x प्लस h, देखिए क्या आएगा? 3x प्लस 3h भी आएगा, 3h प्लस 3h बाई टू, ये बन जाएगा 9h बाई टू इंटू साइन, यहाँ पे तो एक सही नहीं, उसको एज इट इज रख देंगे, साइन 3h बाई टू। हमने फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस से कैलकुलेट किया था। ठीक है? ये यहाँ पे x के बदले क्या है? x प्लस h। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप x के बदले x प्लस h लिखते हैं तो क्या होगा? 3x प्लस 3h प्लस 3h बाई टू। तो 3x तो रहेगा ही, x के बदले x प्लस h रिप्लेस करें तो 3h भी आएगा, 3h प्लस 3h बाई टू क्या बन जाएगा? 9h बाई टू। सिंपल एडिशन। और इस वाले पार्ट में तो x था ही नहीं तो रिप्लेस करने का कोई मतलब नहीं है, साइन 3h बाई टू। जस्ट फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस में x के बदले x प्लस h रिप्लेस कर दिया गया, माइनस क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, प्रेजेंट वैल्यू है ये, तो माइनस जो आया था फर्स्ट ऑर्डर वो लिख देंगे, 2 cos 3x प्लस 3h बाई टू इंटू साइन 3h बाई टू। अब इसको सिंप्लीफाई करके जस्ट आपको आंसर पता करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब दोनों से आप देखिए एक पार्ट कॉमन जा रहा है, 2 साइन 3h बाई टू, ये दोनों में कॉमन है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। इन दोनों को अगर आप कॉमन लेते हैं, ये पार्ट कॉमन है ना, ये साइन वाला जो पार्ट है दोनों में, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा?
कॉस ए माइनस कॉस बी फॉर्मूले में आ जाएगा, फॉर्मेट में आएगा। फिर कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यूज कीजिए, वहां से आपको फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो है वो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जस्ट आपको यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी ये फॉर्मूला यूज करना है। मेथड में कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ पे साइन कॉमन ले लिया, कॉस ए माइनस कॉस बी फॉर्मूला यूज कीजिए, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे हम जिस फॉर्मूले से हम नंबर्स के बीच में फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, सेम फॉर्मूले से हम फंक्शन के बीच में भी कैलकुलेट करेंगे। इसमें थोड़े ट्रिगोनोमेट्री या जो मैथमेटिक्स के जो वेल नोन फॉर्मूलेज हैं वो यूज करने पड़ेंगे आपको। Any doubt in this? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो जैसे हम फंक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, पॉलिनोमियल भी फंक्शन के अंदर ही आता है, तो पॉलिनोमियल के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस भी हम सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे। बट पॉलिनोमियल के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे पॉलिनोमियल का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए, इसलिए मैं ये अलग से डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज पॉलिनोमियल तो फंक्शन के अंदर चला ही आएगा। फंक्शन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उनमें से एक पार्ट पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो एक एग्जांपल ही डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, and as you can see it is a polynomial of degree 3. ये जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं ना, ये डिग्री पे इफेक्ट आता है, तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जनरल जो पॉइंट्स है वो क्या है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो प्लीज कैलकुलेट इसका फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आ रहा है। सेम फॉर्मूला, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स के बदले एक्स प्लस एच रिप्लेस करेंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस एच होल क्यूब। जो पॉलिनोमियल है उसमें जस्ट इसके एक्स के बदले एक्स प्लस एच, माइनस एक्स स्क्वायर था तो एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस एच माइनस 5। यह है नेक्स्ट वैल्यू माइनस एफ एक्स है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बट पूरा कैलकुलेशन जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। पूरा कैलकुलेशन आप कीजिए, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कीजिए, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए, फिर पूरा कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है
यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो पार्ट है, ये टर्म जो है, इसमें जब आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें क्या आएगा, एक 2x क्यूब टर्म आएगा। जब a प्लस बी होल क्यूब को एक्सपेंशन करेंगे तो एक टर्म आएगा 2x क्यूब प्लस समथिंग कुछ आएगा। यहां पे भी क्या है, इस टर्म में 2x क्यूब विथ माइनस साइन, तो ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल कर जाएंगे। यहाँ पे जो 2x क्यूब आएगा और यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे। मतलब ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे, x क्यूब वाला जो टर्म है वो कैंसिल कर जाएगा। मतलब ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 नहीं होगा, इट विल बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। बिकॉज जो x क्यूब वाले टर्म्स है वो कैंसिल कर जाएंगे जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो यू विल गेट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था या ओरिजिनल जो फंक्शन था वो क्या था, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल था वो डिग्री 3 का था। आपने फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किया, आपने फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किया तो डिग्री कितना बन गया, 2। ऐसे अगर आप सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे इसी पॉलिनोमियल का, तो वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन तो टाइम कंज्यूमिंग है, बट कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो था उसका डिग्री 3 था। फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किया तो डिग्री कितना हो गया, 2। अगर आप सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। एंड सिमिलरली अगर आप थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, अगर आप थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करें तो बेसिकली एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट मतलब डिग्री 0। एंड थर्ड ऑर्डर के बाद अगर आपने हायर ऑर्डर कैलकुलेट किए, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, उन सब का वैल्यू 0 आएगा। So higher order differences of the given function will be 0। हायर ऑर्डर मतलब यहाँ पे n का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसे आप लिख सकते हैं। थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा एंड जो फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा। बिकॉज ये अगर कांस्टेंट है तो उसके बाद सारा 0 बनेगा डिफरेंस। तो फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर कुछ भी कैलकुलेट कीजिए, सारे डिफरेंसेस 0 आएंगे बिकॉज थर्ड ऑर्डर कांस्टेंट आ चुका है। ये सारा कुछ इसलिए बताया जा रहा है इस पॉलिनोमियल के लिए जिसका डिग्री क्या था, 3 था। ओके, ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा। मैंने जस्ट फर्स्ट ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा लिखा है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग कैलकुलेशन इतना मुश्किल तो होना नहीं चाहिए। द इंपॉर्टेंट आउटपुट ऑफ दिस एंटायर कैलकुलेशन, जो भी हमने डिस्कस किया, उसका जो आउटपुट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ओरिजिनल फंक्शन जो था वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 था। डिग्री कितना था ओरिजिनल फंक्शन का, 3। आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट किया, डिग्री 2 बन गया। सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेट किया, डिग्री 1 बन गया। इसका मतलब जितने ऑर्डर्स आप डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे डिग्री उतना ही डिक्रीज करेगा। जैसे ओरिजिनल फंक्शन का 3 था, आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट किया तो डिग्री 1 कम हो गया, 2। आपने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट किया, डिग्री और 1 कम हो गया, 1। तो जितने ऑर्डर आप फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे डिग्री एक एक करके कम हो जाएगा। ओरिजिनल फंक्शन का डिग्री 3 था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट किया, 1 कम हो गया, 2। सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेट किया और 1 कम हो गया, 1 आ गया। तो जितने ऑर्डर डिफरेंसेस आप कैलकुलेट करेंगे उतने ही डिग्री आपका कम हो जाएगा। इसको सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं, कल क्लास में मैंने बताया था फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो किससे रिलेटेड है, याद है,
ये जो हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? ये हम डिफरेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किस मैथमेटिकल रिलेशन से रिलेटेड? राइट, एक ने से आंसर दिया है डिफरेंशिएशन। राइट, दो तीन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है डिफरेंशिएशन। ये जो हम फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड है। जो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो आप बताइए, अगर आपके पास एक फंक्शन है जो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का अगर आप एक बार डेरिवेटिव करते हैं, एक पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 3 है, उसका अगर आप एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो डिग्री क्या 2 नहीं बन जाता? थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का अगर आप दो बार डेरिवेटिव करते हैं तो क्या डिग्री 1 नहीं बन जाता? तो डेरिवेटिव जैसा ही है, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो डिग्री 2 बन जाएगा, दो बार डेरिवेटिव करेंगे डिग्री 1 बन जाएगा। मतलब जितनी बार डेरिवेटिव करेंगे उतने ही डिग्री डिक्रीज होते रहेंगे 1 by 1। तो वही चीज यहां पर भी है, डिग्री 3 था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट किया तो डिग्री 2, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट किया तो डिग्री 1 एंड सो ऑन। जितनी बार डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे उतनी बार ही डिग्री डिक्रीज करता रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे ओरिजिनल जो फंक्शन है उसका डिग्री कितना था? 3। ओरिजिनल फंक्शन का डिग्री 3 है, तो जब आप थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तब वो ऑलवेज एक कांस्टेंट आएगा। रिपीट कर रहा हूं, ओरिजिनल फंक्शन का डिग्री कितना है? 3। जब आप थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो यहां पे डिग्री है वही यहां पे ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, ये ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री अगर n है तो nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। यहां पर जैसे डिग्री 3 है तो थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आ रहा है? कांस्टेंट। इन जनरल पॉलिनोमियल का डिग्री अगर n है, यहां पे अगर n होता तो nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आता। ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उसी ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 5 है तो फिफ्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट होगा। पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 10 है तो 10th ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट होगा। या किसी भी ऑर्डर के लिए बोल सकते हैं, अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। यहां पे हमने थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया था, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, जैसे यहां पे डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो थर्ड ऑर्डर कांस्टेंट है, और थर्ड ऑर्डर के ऊपर जो डिफरेंसेस है उनका वैल्यू कितना है? 0। पॉलिनोमियल का डिग्री 3 था तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस तक कांस्टेंट आ रहा था, नॉन जीरो वैल्यू। फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर कितना आएगा? 0। इसका मतलब है पॉलिनोमियल का डिग्री अगर n है तो कहां तक नॉन जीरो आएगा? nth ऑर्डर डिफरेंस तक नॉन जीरो आएगा। पॉलिनोमियल का डिग्री अगर n है तो nth ऑर्डर डिफरेंस तक नॉन जीरो आ सकता है। n के ऊपर वाले जो है n+1, n+2, n+3 सारे डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे? 0। रिपीट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है इसलिए थर्ड ऑर्डर डिफरेंस तक नॉन जीरो आ सकता है। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस, सिक्स्थ ऑर्डर डिफरेंस क्या होगा? 0। सिमिलरली अगर पॉलिनोमियल का डिग्री n होता है तो nth ऑर्डर डिफरेंस तक नॉन जीरो आ सकता है। अगर आप n+1th ऑर्डर की बात करें तो कितना आएगा? 0। n+2th ऑर्डर की बात करें तो कितना आएगा? 0। nth ऑर्डर, nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए nth ऑर्डर डिफरेंस तक ही नॉन जीरो आ सकता है, उसके ऊपर 0 आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पॉलिनोमियल के फॉरवर्ड डिफरेंस के रिगार्डिंग आपको पता होने चाहिए, और ये जो पॉइंट्स बताए गए इसी को यहां पे लिखा गया है जो हमने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल के साथ डिस्कस किया। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखिए,
पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल यहाँ पे जनरल लिखा गया है, पॉलिनोमियल है डिग्री n। क्या कैलकुलेट किया जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं लिखा है। पिछले स्लाइड में जस्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे थे। द सेम इज ट्रू फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑल्सो, बिकॉज फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस में कैलकुलेशन तो सेम ही होता है ना, जस्ट नोटेशन अलग होता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस मेंशन नहीं किया है, जस्ट डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस हो बैकवर्ड डिफरेंस हो, दोनों के लिए ट्रू है। तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, n। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस विल बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिग्री 1 डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिग्री था, n। फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो n-1, सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो n-2, थर्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो n-3। जो ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे उतना ही डिग्री डिक्रीज करेगा। फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे n-1 है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस होता तो n-2 होता। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखिए, द nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है, n, और हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, nth ऑर्डर डिफरेंस। तो क्या बताया गया था, पॉलिनोमियल का डिग्री अगर n है और हम nth ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, मतलब एक कांस्टेंट मिलेगा। जैसे पिछले एग्जांपल में थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल था, इसलिए थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे ये nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो nth ऑर्डर डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस हो या बैकवर्ड डिफरेंस हो, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट स्लाइड में जस्ट हम थर्ड ऑर्डर और फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे थे। यहाँ पे डिग्री कुछ भी हो सकता है और फॉरवर्ड डिफरेंस ना होकर बैकवर्ड डिफरेंस भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी ट्रू है। थर्ड पॉइंट, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, n, और कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, n+1th ऑर्डर डिफरेंसेस, मतलब n से ज्यादा। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, n, और जो ऑर्डर हम डिफरेंस का ले रहे हैं वो n+1, n से ज्यादा है, तो ऑलवेज क्या आएगा, ये 0। जो बताया गया था थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का अगर आप फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 0। यहाँ पे nth डिग्री पॉलिनोमियल है और आप n+1th ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, n से ज्यादा है ये ऑर्डर, तो कितना आएगा, 0। विदाउट कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं, ये 0 आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो लास्ट स्लाइड में जो 3 पॉइंट्स बताए गए उसी को थोड़ा जनरलाइज करके लिखा गया है। फॉरवर्ड डिफरेंस हो बैकवर्ड डिफरेंस हो, दोनों के लिए ट्रू है। पॉलिनोमियल का डिग्री 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए ये ट्रू है। n का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट यहां पे लिखा गया है वो सेकंड पॉइंट से कनेक्टेड है, यू कैन चेक इट। उसका रिवर्स स्टेटमेंट है, अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो जो फोर्थ पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट का रिवर्स स्टेटमेंट है। सेकंड में क्या बोला गया था, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री n है, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो nth ऑर्डर डिफरेंस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, इसका रिवर्स जस्ट, nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ ए फंक्शन एट इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स आर कांस्टेंट। जो nth ऑर्डर डिफरेंस है किसी भी फंक्शन का, अब यहां पे नोटिस कीजिए, यहां पे पॉलिनोमियल हटा के फंक्शन लिख दिया गया, मतलब ये सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए नहीं, किसी भी टाइप के फंक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले में सिर्फ पॉलिनोमियल बोला गया था, यहां पर जस्ट फंक्शन मेंशन किया गया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ, मतलब फंक्शन के बारे में बोला गया है, पॉलिनोमियल मेंशन नहीं किया गया है। बट जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, nth ऑर्डर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है,
द फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्वेश्चन में कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन थे, क्वेश्चन में x के कुछ वैल्यूज गिवन होंगे, y के कुछ वैल्यूज गिवन होंगे। आपने उसके कॉरिस्पॉन्डिंग डिफरेंसेस कैलकुलेट किए और देखा nth ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। मतलब जिस फंक्शन के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम एक nth डिग्री पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब है जो गिवन डेटा है उसको हम एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल से फिट कर सकते हैं। अगर फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो उस पॉलिनोमियल को हम, उस फंक्शन को जो डेटा गिवन है उसको हम एक फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल से फिट कर सकते हैं। तो ये रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर nth ऑर्डर डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस हो बैकवर्ड डिफरेंस हो, अगर कांस्टेंट आता है तो फंक्शन को हम एक nth डिग्री पॉलिनोमियल से फिट कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम नेक्स्ट इंटरपोलेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये जो पॉइंट्स हैं। इनमें किसी को डाउट है? एनीवन? कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए, जस्ट 2 मिनट का ब्रेक है, मैं वापस आ रहा हूं। तो आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो पॉइंट्स बताए गए इससे एक टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। जैसा हमने देखा था फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, एक्स और वाई के कॉरिस्पॉन्डिंग कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं, उसके बाद आप डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। मतलब एक्स वाई का कुछ डेटा गिवन है, हाउ टू फाइंड मिसिंग टर्म्स ऑफ द टेबल। मतलब एक टेबल है, टेबल का मतलब एक्स और वाई के कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है, उसमें वाई के जो है उसके कुछ डेटा पॉइंट्स मिसिंग है, वो पता करना है। वाई के कुछ डेटा पॉइंट्स मिसिंग है, वो कैसे पता करेंगे? ऐसा क्वेश्चन यहां पे फ्रेम किया जा सकता है। एक्स के वैल्यूज गिवन है और वाई के कुछ वैल्यूज मिसिंग है टेबल में, तो क्या टेक्निक है? देखिए क्या बोला गया है, इफ n एंट्रीज ऑफ y आर गिवन, एक्स के वैल्यूज तो गिवन होंगे ही, y के n एंट्रीज गिवन है, ये नोन वैल्यूज हैं।
गिवन का मतलब है कितने वैल्यूज नोन है। तो n वैल्यूज नोन है, कुछ अननोन वैल्यूज भी हैं जो हमें पता करने हैं। तो n एंट्रीज आर गिवन का मतलब है n नोन वैल्यूज है y के, और बाकी कुछ अननोन्स है। देन द फंक्शन fx कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए n-1th डिग्री पॉलिनोमियल। अगर n एंट्रीज गिवन है, n वैल्यूज अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो उस फंक्शन को हम n-1th डिग्री पॉलिनोमियल से एक्सप्रेस कर सकते हैं, n-1th डिग्री से। Therefore, nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस विल बी 0। इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं, जैसा क्यों बोला गया था। सपोज नोन वैल्यूज कितने हैं, n। सपोज 3 4 5 नोन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग डिफरेंसेस का नंबर क्या होगा। n अगर नोन वैल्यूज हैं तो उनके बीच में n-1 डिफरेंसेस होंगे। तो जितने नोन वैल्यूज हैं उनमें से नंबर, उसमें डिफरेंसेस कितने हैं, उससे हम पॉलिनोमियल का डिग्री पता लगा सकते हैं। जैसे n नोन वैल्यूज हैं, इतने एंट्रीज गिवन है, तो अगर सपोज आपको 4 वैल्यूज गिवन है, तो 4 वैल्यूज में डिफरेंसेस कितने हो सकते हैं, 3। तो n नोन वैल्यूज है, तो नंबर ऑफ डिफरेंसेस कितने पता है हमें, n-1। तो पॉलिनोमियल का डिग्री भी यहीं से पता करेंगे, ये इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये कितने डिफरेंसेस नोन है हमारे पास। तो दिस विल बी द डिग्री, n-1th डिग्री पॉलिनोमियल। तो कितने डिफरेंसेस नोन है उससे हम पता लगाते हैं ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। बस अननोन से तो हमें कुछ नहीं पता है, जो नोन है उससे हमें बताना पड़ेगा। क्लियर है ये। अब बताइए, अगर हम n-1th डिग्री पॉलिनोमियल से करते हैं कैलकुलेशन, जो डेटा है वो n-1th डिग्री पॉलिनोमियल के कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा गिवन है। तो अभी क्या बताया गया, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री n-1 है तो किस ऑर्डर तक कांस्टेंट आएगा, किस ऑर्डर तक कांस्टेंट आएगा एनीवन। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री n-1 है तो किस ऑर्डर तक डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, राइट, n-1 तक। मतलब ये जो फंक्शन है इसका n-1th डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। एंड अगर आप इसके ऊपर जाते हैं, n-1 के ऊपर कौन सा होगा, nth ऑर्डर। अगर आप nth ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ब्रैकेट लिखने का कोई मतलब नहीं है, n-1, तो n-1th ऑर्डर कांस्टेंट आएगा, और अगर आप nth ऑर्डर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 0। यही चीज ऊपर लिखा गया है। तो पॉलिनोमियल का डिग्री n-1 है, ये कहां से डिसाइड किया, कितने डिफरेंसेस हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर डिग्री n-1 है तो n-1th ऑर्डर डिफरेंस क्या आएगा, कांस्टेंट, और उसके ऊपर वाले जो डिफरेंसेस आएंगे वो 0। तो n-1 के ऊपर क्या आएगा, नियरेस्ट n। तो nth ऑर्डर डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप टेबल में जो मिसिंग टर्म्स हैं वो आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे हम कैसे मिसिंग टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इसी से पता चलता है n-1 डिग्री है तो nth ऑर्डर डिफरेंस 0 आएगा। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, तब ये क्लियर होगा। सपोज ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x के 5 वैल्यूज गिवन है 45, 50, 55, 60, 65 एंड y के 3 वैल्यूज ही गिवन है, दो मिसिंग टर्म्स है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंट्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, y नॉट, ये तो पता है। सेकेंड एंट्री जो मिसिंग है ये हमें पता करना है, नोटेशन क्या होता है, y1, दिस इज y2, y3 मिसिंग टर्म है, ये पता करना है, एंड माइनस 2.4 इज द लास्ट एंट्री y4। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें y के कितने वैल्यूज नोन है, कितने एंट्रीज गिवन है, अननोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कितने एंट्रीज गिवन है, उससे हम पॉलिनोमियल का डिग्री पता करेंगे। अब देख सकते हैं यहां पे कितने हैं, 3 एंट्रीज गिवन है, y0, y2, y4, दो तो मिसिंग है, तो y के 3 नोन वैल्यूज हैं, तो 3 एंट्रीज ऑफ y आर गिवन। तो ये जो फंक्शन है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से। तीन एंट्री है तो n-1 होता है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो f(x) को हम एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अब बताइए अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो कौन सा फॉरवर्ड डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस 0 आएगा। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए 0 होना कहां से स्टार्ट होगा, राइट, थर्ड ऑर्डर से। सेकेंड ऑर्डर तो कांस्टेंट आएगा, जैसे क्या बताया गया था, अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो nth ऑर्डर कांस्टेंट आएगा, n+1 से 0 होना स्टार्ट होगा। तो अगर सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस तक क्या आएगा, कांस्टेंट, और थर्ड ऑर्डर डिफरेंस से 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं इस फंक्शन के लिए जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है वो कितना आएगा, 0। जितने भी थर्ड ऑर्डर हैं वो सारे 0 आएंगे, बिकॉज सेकेंड डिग्री है तो सेकेंड से ज्यादा थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ये सारा 0 आएगा। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर कौन सा 0 है, थर्ड ऑर्डर, जो मिनिमम ऑर्डर है जिसके लिए 0 आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सपोज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल डिफरेंस टेबल। तो यहां पर x के वैल्यूज क्या है, 45, 50, 55, 60, 65, ये 5 पॉइंट्स है। कॉरिस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज कुछ नोन है कुछ अननोन है, 3, y1 तो अननोन है, 2, y3 अननोन, एंड y4 है -2.4। तो डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेटली आप यहाँ पे इसको फॉरवर्ड डिफरेंस बोलो या बैकवर्ड डिफरेंस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में तो वैल्यू तो सेम ही आता है ना, सिर्फ नोटेशन डिफरेंट है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं y के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस, ये आएगा y1 माइनस y3, नेक्स्ट दिस 2 माइनस y1, this y3 minus 2, next this minus 2.4 minus y3,
हमने y के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट किया तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस पता चल जाएगा। ना फर्स्ट ऑर्डर के बीच में अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर पता चलेगा। जीरो कहां पे आना चाहिए? थर्ड ऑर्डर में जाके जीरो आना चाहिए, ठीक है, तभी तो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है 2 माइनस वाई वन माइनस दिस, प्लीज चेक कीजिए, आएगा 5 माइनस 2y1। सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस है। नेक्स्ट इनके बीच में डिफरेंस दिया जाएगा y3 प्लस y1 माइनस 4। ठीक है, एंड लास्ट वन, इनके बीच में अगर डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए आएगा -2y3 माइनस 0.4। फर्स्ट ऑर्डर के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट किया तो सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर के बीच, सेकेंड ऑर्डर 3 है, इनके बीच में 2 डिफरेंसेस आएंगी। कितना है? y3 प्लस y1 प्लस 2y1, 3y1 माइनस 9। एक थर्ड ऑर्डर तो ये आ जाएगा और दूसरा देखिए आएगा -2y3 माइनस है तो -3y3 माइनस y1 प्लस 3.6। तो सेकेंड ऑर्डर के बीच में आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया और क्या आ गया? थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। और सिंस ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? जीरो। इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है, 2 थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस आए हैं, ये भी कितना होगा? जीरो। और ये भी कितना होना चाहिए? जीरो। बेसिकली कितने अननोन वेरिएबल्स थे, कितने अननोन क्वांटिटीज हैं? 2। y1 और y3 दो अननोन क्वांटिटीज है, उनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस है। जस्ट आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, जैसे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए होंगे स्कूल लेवल में। y1 y3 दो अननोन क्वांटिटीज हैं और 2 इक्वेशंस गिवन है, मतलब पता चल गया हमें, सॉल्व देम। इनको जीरो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज 3 एंट्रीज गिवन थे तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए जो थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है वो जीरो आता है। तो ये 2 थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस आए हैं, ये दोनों जीरो आएंगे। जस्ट सॉल्व दिस, वहां से आपको y1 और y3 का वैल्यू पता चलेगा। प्लीज चेक क्या आ रहा है आंसर। और मेथड में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको ये कैलकुलेशन केयरफुली करना है। किसी ने बोला है y1 इज 0.6, नो नो नो, y1 आएगा 2 पॉइंट समथिंग और y3 आएगा 0.2 समथिंग। प्लीज डू द कैलकुलेशन, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं।
If you solve these two equations, you will get y1 is equal to 2.925 and y3 equal to 0.225. This is the final answer. जो मिसिंग टर्म है उनका वैल्यू ये है 2.925 and 0.225. y1 and y3. मैं आगे प्रोसीड करूंगा. किसने हैंड रेस किया? क्या क्वेश्चन है? सर ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है. मतलब जैसे हमारे पास 3 एंट्री है तो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल हम मतलब कैसे बता पा रहे हैं? जैसे n एंट्रीज गिवन होगी तो n-1 डिग्री पोलिनोमियल. जैसे यहां पर जो अगर 3 एंट्रीज गिवन है, अगर आप 3 एंट्रीज की बात करें तो बोल रहे हैं जो उसमें के अंदर डिफरेंसेस कितने हैं, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया. डिफरेंसेस यहाँ पे ये डिफरेंस नोट किया जाता है. बिकॉज आप एक चीज ध्यान रखिए, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, हमारे पास कितने अननोन टर्म्स है. जैसे यहाँ पे अननोन कितने एंट्रीज गिवन थी? 3 एंट्रीज गिवन है. और अननोन एंट्रीज कितने हैं? 2 एंट्रीज अननोन है. ठीक है. अब बोल रहे हैं 3 एंट्रीज के बीच में अगर आप नॉन डिफरेंस की बात करें, तो उसमें वो n-1 है. अब देखा गया अगर आपने यहाँ पे ये बोला जो 3 एंट्री है और वो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल होगा सपोज. ठीक है, सबके लिए मैच करना चाहिए. सपोज अगर आप बोलते कि 3 एंट्री है तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए. अगर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल आप यहाँ पे कंसीडर करते तो ये 0 कहां पे आना चाहिए था? फोर्थ में. अगर आप ये फोर्थ ऑर्डर कैलकुलेट करते तो एक इक्वेशन आता है, 2 इक्वेशन आते? एक ही आता सर. तो उससे क्या ये मिसिंग टर्म बताना पॉसिबल है? ये अप्रोक्सीमेट टेक्निक है. इसे क्या मिसिंग टर्म बताना पॉसिबल है अगर आप 4 डिग्री में 0 पुट करते तो? नो सर, 2 वेरिएबल नहीं है ना. ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कोई मतलब एग्जैक्ट मेथड नहीं है जो ये सही एग्जैक्टली सही है जरूरी नहीं है. अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक अप्रोक्सीमेट टेक्निक यूज किया जा रहा है. ठीक है, तो अगर जितने एंट्रीज है पॉलिनोमियल का डिग्री उससे एक कम होगा तभी ये अप्रोक्सीमेशन सही बनता है. अगर आपने 3 एंट्रीज के लिए थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री कंसीडर कर लिया तो ये पॉसिबल ही नहीं है बता पाना मिसिंग टर्म क्या है. ठीक है, तो ये बेसिकली एक अप्रोक्सीमेट टेक्निक है. हाँ जी सर. Any other question? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. अभी तक हमने जो फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस जो भी डिस्कस किया है उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे इन इंटरपोलेशन टेक्निक. सिलेबस में उसमें इंटरपोलेशन टेक्निक है, उसमें सारी चीजें यूज होंगी जो अभी तक डिस्कस किया है. तो इंटरपोलेशन टेक्निक बेसिकली है क्या वो समझना जरूरी है. ये डेटा पॉइंट सबको गिवन है, एक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज गिवन है, x0 x1 अप टू xn ये गिवन होगा. और कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के भी कुछ वैल्यूज गिवन है, y0 y1 अप टू yn. तो x और y के कॉरिस्पॉन्डिंग कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है. इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पे लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ y corresponding to any value of x which lies in the interval x0 to xn is called interpolation. मतलब क्या हुआ? यहां पे x का रेंज है वो कहां से कहां तक है? x का जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है? x0, यहां से स्टार्ट हो रहा है.
दिस इज फर्स्ट एंट्री फॉर x, और x के लिए लास्ट एंट्री क्या है, xn। दिस इज फर्स्ट एंट्री एंड दिस इज लास्ट एंट्री। तो x का रेंज क्या गिवन है, x0 टू xn। अब x0 टू xn जो रेंज है उसमें सारे पॉइंट्स पे तो फंक्शन का वैल्यू गिवन नहीं है ना। x0 टू xn इस रेंज में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही हमें फंक्शन का वैल्यू गिवन है, x1 x2 x3 कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे है। अब x0 टू xn इस रेंज के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, यहां पे तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के वैल्यूज गिवन है। तो अगर आपको पूछा जाता है ये जो इंटरवल है x0 से लेके xn तक, इस इंटरवल के अंदर किसी भी आर्बिटरी वैल्यू ऑफ x के लिए फंक्शन का वैल्यू बताइए, कोई भी आर्बिटरी वैल्यू है। कितने पॉइंट्स है इसके अंदर, इनफाइनाइट। किसी भी आर्बिटरी x के लिए फंक्शन का वैल्यू अगर आपको पूछा जाता है, उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, मतलब वो कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। कोई भी आर्बिटरी पॉइंट उस इंटरवल के अंदर ले लीजिए और उस पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करने का जो टेक्निक है उसी को हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। कोई भी आर्बिटरी x ले सकते हैं विद इन द इंटरवल। ओके, नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ये x0 x1 ये जो एंट्रीज है ना, x0 x1 x2 ये इक्वली स्पेस्ड हो भी सकता है, इक्वली स्पेस्ड नहीं भी हो सकता है। जो x0 और x1 के वैल्यूज हैं ये इक्वली स्पेस्ड हो भी सकता है, इक्वली स्पेस्ड नहीं भी हो सकता है। दोनों के लिए हम इंटरपोलेशन टेक्निक डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मतलब इक्वली स्पेस्ड होगा तब क्या करते हैं, इक्वली स्पेस्ड नहीं होगा तब क्या करते हैं, दोनों डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो x के वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस्ड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर, इस इंटरवल के अंदर x के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है उसको हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। जैसे इंटरपोलेशन है वैसे एक्स्ट्रापोलेशन भी होता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या है, जस्ट ऑपोजिट। इंटरपोलेशन में हम क्या करते हैं, इंटरवल के अंदर वाले पॉइंट्स लेते हैं। इंटरवल है x0 टू xn, तो इंटरपोलेशन में हम इंटरवल के अंदर वाले पॉइंट्स लेते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन में हम इंटरवल के बाहर वाले पॉइंट्स लेते हैं। तो इंटरवल के बाहर किसी x के लिए अगर आपको फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करने का जो मेथड है उसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रापोलेशन। सिंपल लैंग्वेज मतलब ये है, आपको एक डेटा पॉइंट्स का सेट गिवन है, x के कुछ वैल्यूज है, y के कुछ वैल्यूज है। तो ये जो इंटरवल है x0 से xn, इसके अंदर किसी भी x के लिए अगर आपको फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करेंगे। इस इंटरवल के बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। क्लियर? किसी ने क्वेश्चन किया है, हाउ कैन वी प्रेडिक्ट ए फंक्शन आउटसाइड द गिवन डेटा। बेसिकली यहां पर जब इंटरवल के अंदर हमें ये जो डेटा गिवन है ये इस इंटरवल में है, तो क्वेश्चन है जिसके बाहर हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या किया जाता है, जो ये टेक्निक है उसमें यू कैन से फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर चेंजेस कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो यहां पर भी जो इंटरपोलेशन जो टेक्निक हम डिस्कस करेंगे उसमें फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर चेंज जो है वो प्रेडिक्ट किया जाता है, क्या हो सकता है, उससे आउटसाइड द इंटरवल फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो पता लगाया जाता है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर जो डिफरेंट ऑर्डर के चेंजेस हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो सारा कैलकुलेट करके आउटसाइड द इंटरवल भी प्रेडिक्ट किया जाता है। बट ध्यान रखिएगा, ये जो आउटसाइड है ये मतलब इससे हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट रिजल्ट के आसपास तभी आएगा जब ये xi इस इंटरवल के करीब होगा।
रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में जो डेटा पॉइंट गिवन है वो इस इंटरवल के कॉरिस्पॉन्डिंग, इसके अंदर वाले पॉइंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग है। तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, हम बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं? न्यूमेरिकल टेक्निक में ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन में जो चेंजेस हैं वो कैलकुलेट करते हैं। वो फर्स्ट ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। और कैलकुलेट कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। जो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस होता है वो फंक्शन के चेंजेस को ही रिप्रेजेंट करता है इन द इंटरवल, और वो प्रेडिक्ट करके हम इंटरवल के बाहर भी फंक्शन का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। बट वो अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट रिजल्ट के आसपास तभी आएगा जब ये xi ये इंटरवल के करीब होगा। ये xi अगर इंटरवल के काफी दूर होता है तो जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट रिजल्ट से काफी डिफरेंट होगा, मतलब अमाउंट ऑफ एरर काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इंटरवल जो है, मतलब सॉरी, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए हम अप्रोक्सीमेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट रिजल्ट के करीब तभी आएगा जब ये पॉइंट, ये जो xi पॉइंट लिया गया है वो इस इंटरवल के आसपास हो। आसपास मतलब लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, बट इस इंटरवल के आसपास हो। ये xi अगर इस इंटरवल से काफी दूर होता है, समझ, ये इंटरवल है, xi काफी दूर है, यहां पे बैठा हुआ है, उसके लिए हम अप्रोक्सीमेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट रिजल्ट के आसपास नहीं आएगा, उसमें अमाउंट ऑफ एरर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि अप्रोक्सीमेशन है जो इंटरवल के आसपास वाले पॉइंट्स के लिए ट्रू होता है, इंटरवल से जो दूर वाले पॉइंट्स हैं उसके लिए ट्रू नहीं होता। इंटरवल यहां पे इक्वली स्पेस्ड होना जरूरी नहीं है इस केस में। नॉर्मल इंटरपोलेशन टेक्निक में जैसे यहां पे जो है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों के लिए टेक्निक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इक्वली स्पेस्ड होगा तब क्या टेक्निक है, इक्वली स्पेस्ड नहीं होगा तब क्या टेक्निक है। यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है ये इक्वली स्पेस्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ये होता है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। फर्स्ट इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और इसको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इसलिए बोला गया है तो यहां पे हम यूजिंग जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस हमने डिस्कस किया उनका यूज करते हैं। सो दिस इज यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड इंटरपोलेशन में पढ़ेंगे, उसमें बैकवर्ड डिफरेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, यहां पे फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जिस फंक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा गिवन है उस फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, fx इक्वल टू दिस। जिस fx के कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा गिवन है इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और आप देखें जैसे मैंने बोला था, जो अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर चेंजेस कैलकुलेट किए जाते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इट इज somehow similar with the Taylor series expansion। जैसे यहाँ पे ये क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, टेलर सीरीज में इसके बदले होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, टेलर सीरीज में इसके कॉरिस्पॉन्डिंग होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे ही थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये जो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है इट इज क्वाइट सिमिलर टू द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, और u क्या है, u इज दिस, यहां पे लिखा गया। ठीक है,
h क्या है, इस केस में जो x के वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, तभी ये वैल्यू फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो h इज डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ x, और ये इस केस में फिक्स्ड है। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला तभी वैलिड है तब x के कंसेक्यूटिव वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड हैं। वैल्यूज ऑफ x, तो ये फॉर्मूला यूज करके जो fx है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं, मतलब जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा गिवन है, या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे उसका वैल्यू भी पता कर सकते हैं। अगर आपको fx पता चल गया कि fx का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसके बाद तो आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर ही पाएंगे, जस्ट x रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो इस fx को बेसिकली चेंजेस के टर्म्स में लिखा गया है। ये क्या है, फर्स्ट एंट्री y0, ये सेकेंड टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑर्डर चेंज इन द फंक्शन। ये थर्ड टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड ऑर्डर चेंज इन द फंक्शन। जब हम x में चेंज कर रहे हैं तो फंक्शन में जो चेंज हो रहा है, तो सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर चेंज इन द फंक्शन, थर्ड टर्म रिप्रेजेंट करता है सेकेंड ऑर्डर चेंज इन द फंक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड ऑर्डर चेंज इन द फंक्शन। ऐसे ही चलता रहेगा। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में नॉर्मली फंक्शन में जो डिफरेंट ऑर्डर के चेंजेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। एंड u इज दिस क्वांटिटी जो यहाँ पे है, x माइनस x0 बाई दिस। u को आप बोल सकते हैं, यू कैन से रिलेटेड विथ चेंज इन x। u के अंदर जो h है, u के अंदर जो h है वो बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ x। तो u जो है वो किससे रिलेटेड है, x में जो चेंज है उससे रिलेटेड है। तो u इज रिलेटेड विद द चेंज इन x। h जो है वो चेंज इन x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले दो तीन पॉइंट से वो ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा गया यहां पर, फर्स्ट पॉइंट, द मेथड इज एप्लीकेबल इफ द वैल्यूज ऑफ x आर इक्वली स्पेस्ड। जो x के वैल्यूज है वो क्या होने चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, तभी ये ट्रू है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज ऑफ y नियर द बिगिनिंग ऑफ ए सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज। मतलब क्या है, इंटरवल क्या है x का, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, x0 टू xn। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मतलब वो कौन से एक्यूरेट रिजल्ट देगा फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज ऑफ y नियर द बिगिनिंग ऑफ द सेट। यहां पे x का वैल्यू शुरू कहां से हो रहा है, x0 से। ये जो पोर्शन है x0 से शुरू करके मिड पॉइंट तक, इस रेंज के लिए अगर आपको xi पे वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कीजिए। नियर द बिगिनिंग ऑफ द सेट, तो सेट कहां से शुरू हो रहा है, पॉइंट x0 से, तो x0 से लेके मिड पॉइंट तक, इस रेंज में अगर किसी भी x के लिए फंक्शन का वैल्यू पूछा जाता है तो आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कीजिए इस रेंज के लिए। ठीक है, इस पार्ट के लिए आप यूज तो कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। ये जो बाकी वाला पार्ट है ना, इसमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ज्यादा सही रिजल्ट देगा। तो न्यू फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ये स्टार्टिंग वाले जो वैल्यूज हैं, स्टार्ट x0 से मिड पॉइंट तक, इनके लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, इनके लिए सही रिजल्ट आएगा। एंड थर्ड पॉइंट, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रापोलेटिंग वैल्यूज ऑफ y
ए लिटिल बैकवर्ड ऑफ x नॉट। तो जैसे बताया गया था, इंटरवल के बाहर वाले जो वैल्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, उनके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जिसको एक्स्ट्रापोलेशन बोला जाता है। लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट कब आएगा? जब जो आप xi चूज करें वो इंटरवल के आसपास होगा। तो यहां पे बोला गया है लिटिल बैकवर्ड ऑफ x नॉट, मतलब x नॉट से थोड़ा पीछे। सपोज यहां पे इस xi के लिए भी हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, लिटिल बैकवर्ड। मतलब ये जो xi और x नॉट है ना, ये डिफरेंस काफी स्मॉल है, तभी एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अप्लाई तो आप कर पाएंगे, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट तभी आएगा जब ये डिफरेंस काफी स्मॉल है। तो अगर आप अंदर वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से मिड पॉइंट तक, और अगर आप बाहर वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो लिटिल बैकवर्ड ऑफ x नॉट, ये डिफरेंस जो है ये काफी स्मॉल होगा, तभी ये करेक्ट रिजल्ट देगा। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो ये इनएक्यूरेट रिजल्ट देगा। ओके क्लियर है ये? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो हाँ बताइए। सर, कल जो थर्ड लेक्चर के नोट्स डले ना, वो पिछले वाले बैच के थर्ड लेक्चर के नोट्स डल गए, हमारे वाले थर्ड लेक्चर के नहीं डले, तो आप हमारे वाले डलवा देना। मतलब वो समझा नहीं। 5 अक्टूबर डेट लगी हुई है कोई, तो पिछले वाले बैच में आपने शायद पढ़ाया होगा थर्ड लेक्चर को, न्यूमेरिकल टेक्निक्स का, उसमें ये आज वाला हाँ पार्ट था, वो डल गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक तो है, हमारा वाला डला। मैं उनको बता दूंगा। ओके। ठीक है। सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज का मतलब ये है, ये सेट है। ठीक है, ये सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज है, ये है। ये जो सेट है इसके अंदर जो बिगिनिंग वाला पार्ट है उसके लिए हम ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।